हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा चैप्टर है वह है 7 और चैप्टर का नाम है भोजन और जल की शुद्धता। ठीक है, भोजन और जल की शुद्धता। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भोजन की शुद्धता के बारे में बता दिया था और मैंने ये भी बताया था कि हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए, वह भोजन शुद्ध होना चाहिए या दूषित होना चाहिए। तो हमें हमेशा शुद्ध भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। यदि हम दूषित भोजन या जल ग्रहण करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की हानिकारक बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जल की शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जल की शुद्धिकरण आज हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, जैसे कि हम जिस तरह से शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं उसी तरह से हमें शुद्ध जल भी पीना चाहिए। ठीक है, शुद्ध जल पीने से हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हम दूषित जल का उपयोग करते हैं तो हम क्या होंगे, अनेक प्रकार की बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं। तो शुद्ध जल, जैसे शुद्ध जल को हम कई तरह से शुद्धिकरण उसका कर सकते हैं। जैसे कि जब पानी को क्या कर सकते हैं, उबाल सकते हैं। ठीक है, मतलब उबालने से क्या होता है कि जो भी जल में उपस्थित कीटाणु होते हैं वह क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और वो हमारा जो जल होता है वह कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और वह जल हमारे पीने योग्य होता है। ठीक है, जैसे कि जो वर्षा का पानी तालाबों, झीलों, नदियों तथा समुद्रों में क्या हो जाता है, चला जाता है। जब वर्षा होती है तो जो वर्षा का पानी होता है वह कहाँ पे चला जाता है, समुद्र में, नदियां में, झीलों में, नहरों में, ऐसे जगहों पे क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, यह भूमिगत जल कहलाता है। जब वर्षा होती है, जो वर्षा का जल अनेक नदियों में, समुद्रों में या फिर तालाबों में चले जाते हैं तो उन जल को हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, हम भूमिगत जल कहते हैं। इस भूमिगत जल को हम लोग हैंडपैप, कुओं या नलों द्वारा क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो भूमिगत जल होता है उसका हम लोग हैंडपैप, कुआं, नलों द्वारा उसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कि जब हम लोग नल चलाते हैं, ठीक है, तो जो भूमिगत जल होता है उसका उपयोग हम हैंडपैप के द्वारा, नलों के द्वारा या कुओं के द्वारा उस जल का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कि जब वर्षा होती है तो वह वर्षा का पानी में अनेक प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। उन पानियों में क्या पाई जाती है, अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती है, वह हमारे लिए सुरक्षित नहीं होती हैं। ठीक है, जो क्या होती है, वह जल भूमि में रिस हो जाती है या भूमि में क्या होती है, मिल जाती है, जिनमें कई प्रकार के कीटाणु इत्यादि अशुद्धियां उसमें क्या होती है, मिल जाती हैं। इसलिए नदियों और तालाबों या समुद्रों का पानी को हम लोग पीने में उसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन पानी को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, इन पानी को सुरक्षित करने के लिए हम अनेक प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की क्या करते हैं, विधियों का उपयोग करते हैं। इन अशुद्धियों को समाप्त करने के लिए क्या करना, जल को छानना पड़ता है, उबालना पड़ता है। ठीक है, तो इससे उबालने से क्या होता है, जो जल में उपस्थित अशुद्धियां होती हैं वह क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जब हम लोग, इसलिए जब भी हमें जल का उपयोग पीने के लिए उपयोग करना चाहिए तो हमें जल को उबाल लेना चाहिए, जिससे जो होता है हमारा जल क्या होता है, शुद्ध हो जाता है और वह हमारे पीने योग्य हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि वर्षा के जल भूमि में क्या होते हैं, मिल जाते हैं और उनमें कई प्रकार के अशुद्धियां मिल जाती हैं, लेकिन उन्हीं जलों का उपयोग हम अपने हैंडपैप या नलों या कुओं द्वारा करते हैं। तो वह जल हमारे लिए कैसे शुद्ध हो जाता है, जैसे कि जो वह वर्षा का जल होता है वह भूमि में रिस हो जाता है और जब वह क्या होता है, हमारी पृथ्वी में कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, हमारे पृथ्वी में अनेक प्रकार की परतें पाई जाती हैं। जब वह जल उन परतों से गुजरती है तो वह जल क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। उनकी जो अशुद्धियां होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो उनकी जो अशुद्धियां होती हैं वह समाप्त हो जाती है, जिसके कारण हम कुएं, नल या हैंडपैपों का पानी
पीते हैं और इसके कारण हैंडपैप, नल या कुएं का पानी सुरक्षित रहता है। तो आप लोगों को समझ में आया। जैसे ही जो हमारी भूमिगत जल होती है वह पृथ्वी के कई परतों से होकर गुजरने के कारण जो उनमें अशुद्धियां पाई जाती हैं वह क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, जिसके कारण हम उन जलों का पीने में उपयोग करते हैं। ठीक है, हम जो जल में 4 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, जल में 4 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। जैसे पहला है तैरने वाली अशुद्धियां। ठीक है, तैरने वाली अशुद्धियां, लटकने वाली अशुद्धियां, लटकने वाली भारी अशुद्धियां और विलय अशुद्धियां यानी घुली हुई अशुद्धियां। तो हमारा पहला क्या है, तैरने वाली अशुद्धियां। ठीक है, जैसे कि यदि जल है, यदि उसमें कुछ पदार्थ पड़ जाते हैं तो क्या होते हैं, तैरते हैं। अगर उसमें कुछ भी पड़ जाता है तो क्या होता है, वह तैरता है और इसके कारण से वह हमारा जल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं तैरने वाली अशुद्धियां। ठीक है, और दूसरा हमारा है लटकने वाली अशुद्धियां। हम लोग कभी देखते हैं कि हमारे जल में यदि कुछ पड़ जाता है, कुछ अशुद्धियां पड़ जाती हैं तो वह आधे जल के बीच में ही रहती हैं, तो वह क्या होती हैं, तैरती हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं तैरने वाली अशुद्धियां। तीसरा जो हमारा है लटकने वाली भारी अशुद्धियां। ठीक है, ऐसे अशुद्धियां जो क्या होती हैं, जल में मिल जाती है लेकिन भारी होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, वह लटकती हैं, जल में भी लटकती हैं। तो हम लोग कहते हैं जल में लटकने वाली भारी अशुद्धियां। इस तरह से क्या करती है, हमारे जल को अशुद्ध कर देती है। चौथा हमारा क्या है, विलय वाली अशुद्धियां। विलय का मतलब होता है घुलना, जल में घुल जाता है। ठीक है, तो इस तरह की कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं जो क्या होती हैं, जल में घुल जाती हैं। तो हमारे जल में कितनी प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, हमारे जल में 4 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब हमें जल को क्या करना है, शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है, एक बार और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, छानना एवं उबालना। ठीक है, जल को शुद्ध करने के लिए हमें जल को छानना एवं उबालना पड़ता है। अशुद्ध जल में जैसे जो रेत और कंकड़ों की परतें होती हैं उनको क्या करते हैं, हम लोग छानते हैं, जिसकी वजह से यदि जल में कंकड़ है और कंकड़ हुआ, रेत हुआ, यदि हम इसे छान देते हैं तो वो क्या होते हैं, कंकड़ और रेत बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध जल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और लटकने वाली अशुद्धियां जो होती हैं वह दूर हो जाती हैं। ठीक है, जो लटकने वाली अशुद्धियां होती हैं वह क्या होती है, छानने के द्वारा वह अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। किंतु जो घुली हुई अशुद्धियां होती हैं उनको हम लोग कैसे बाहर निकालेंगे, उस अशुद्धियों को हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जल को उबालना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, जल को उबालना पड़ेगा। तो इसलिए यदि हम जल को उबालते हैं तो उसमें जो विलय वाली अशुद्धियां होती हैं वह क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। छानने से सारे कीटाणु भी दूर नहीं हो पाते, मतलब यदि हम जल को छानते हैं उनमें जो कीटाणु होते हैं वह दूर नहीं होते, लेकिन जो उनमें रेत कंकड़ पत्थर होते हैं वह तो दूर हो जाते हैं, लेकिन जो उनमें कीटाणु उपस्थित होते हैं वह दूर नहीं होते हैं। ठीक है, गंदे जल का रंग और बदबू छानने के बाद भी दूर नहीं होता। जैसे जो जल होते हैं गंदे होते हैं, जैसे कई जल हम लोग देखते हो कैसे होते हैं, पीले टाइप के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, तो उनको हम लोग छानने से दूर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो अशुद्ध जल होते हैं, जो गंदे जल होते हैं और जो कीटाणु वाले या बदबू वाले जल होते हैं उनको हम लोग छानने से दूर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 10 मिनट तक जल को उबालना चाहिए। ठीक है, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें जल को क्या करना चाहिए, उबालना चाहिए। ठीक है, उबालने से क्या होगा, उसमें जो भी कीटाणु होंगे वह मर जाते हैं और ठंडा होने पर क्या हो जाता है, हमें शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जल को उबालने से जितने भी उसमें कीटाणु उपस्थित होंगे वह नष्ट हो जाते हैं और हमें शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। तो आप लोगों को जल का शुद्धिकरण समझ में आया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है नगर के लिए जल का शुद्धिकरण। नगर का मतलब होता है शहर। जो हमारे शहर होते हैं उन लोग जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जल जो नदी होते हैं, बांध या झील जो होते हैं, झील का जल बड़े बड़े खुले टैंकों में जाता है। ठीक है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े नगर होते हैं उनमें अगर जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, जैसे कि जो नदी होते हैं, बांध या झील के जल होते हैं, उनको उस जलों को क्या करते हैं लोग टैंकों में एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जो झील नदियों का जल होता है वह क्या करते हैं, खुले टैंकों में उनको क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं और उन जल को कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, जो टंकों में वो लोग जल भरे होते हैं उस जल को क्या करते हैं वे लोग कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यह क्रिया कहलाती है अवसाधन। ठीक है, यह क्रिया क्या कहलाती है, अवसाधन कहलाती है। मतलब जो नदी का जल, झील का जल ये लोग क्या करते हैं, टंकों में एकत्रित करते हैं और वह उसे कुछ दिनों तक क्या करते हैं, रख देते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है, अवसाधन कहलाती है। ठीक है, तो इससे वह जो टंकों में लोग पानी रखे होते हैं वह क्या करते हैं, उनमें से जो अशुद्धियां होती हैं वह क्या होती है, नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, यह जो वह लोग टंकों में पानी एकत्रित किए रहते हैं और उनको कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, तो वह क्या करते हैं, उनमें से जो जल की अशुद्धियां होते हैं वह नीचे बैठ जाती हैं। इस क्रिया को हम क्या करते हैं, अवसाधन करते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या करते हैं, अवसाधन करते हैं। अवसाधन शीघ्रता से करने के लिए, मतलब ये अवसाधन की क्रिया जल्दी से हो जाए, इसमें लोग क्या करते हैं, फिटकरी मिला देते हैं। जैसे कि आप लोग फिटकरी जानते ही होंगे क्या होता है। तो इस क्रिया को, अवसाधन की जो क्रिया होती है उसको शीघ्रता से, उसको जल्दी से करने के लिए वो लोग जल में क्या करते हैं, फिटकरी मिला देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फिटकरी मिला देते हैं। और क्या, सूर्य के प्रकाश और वायु के ऑक्सीजन द्वारा भी बहुत से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। फिटकरी मिलाने के साथ साथ सूर्य के प्रकाश, वायु में ऑक्सीजन के कारण भी जो जल में उपस्थित कीटाणु होते हैं वह क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, टैंक के ऊपर के पानी को पहले एक टैंक में भेजा जाता है। मतलब जिस टैंक में वो लोग पानी रखे होते हैं अवसाधन की क्रिया करने के लिए, जब यह क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो वो जो ऊपर का जल होता है उसको लोग क्या करते हैं, दूसरे टैंक में डालते हैं। क्या करते हैं, दूसरे टैंक में उस जल को डालते हैं। ठीक है, फिर इस क्रिया को क्या कहते हैं, निथारना कहते हैं। मतलब उस एक टैंक से दूसरे टैंक में जल को क्या कहते हैं, डालते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, निथारण कहलाती है। निथारना कहलाती है, निथारण कहलाती है। ठीक है, जल को साफ रेत या कंकड़ के परतों द्वारा छानते हैं। जल को, जैसे जो जल में रेत होते हैं, जैसे रेत हुआ, कंकड़ हुआ, पत्थर हुआ, ये सब क्या करते हैं, इन जल को छानते हैं। इन परतों को, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए वे लोग क्या करते हैं, जल को छानते हैं। ठीक है, और इस प्रकार लटकने वाली अशुद्धियां जो होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से जो लटकने वाली अशुद्धियां होती हैं वह क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। समस्त कीटाणु को नष्ट करने के लिए, समस्त जो मतलब जल को प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उनमें क्या करते हैं, क्लोरीन गैस की थोड़ी सी मात्रा में उसका उपयोग करते हैं। जो क्लोरीन गैस होता है, आपका जो Cl गैस होता है, वह क्या करते हैं, थोड़ी सी मात्रा में जल में डालते हैं, जिसके कारण जल क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोरीनीकरण। ठीक है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोरीनीकरण। समुद्र के जल में विलय अशुद्धियां अधिक मात्रा में होती हैं। जो समुद्री जल होता है उनमें जो अशुद्धियां होती है, जो विलय अशुद्धियां होती है, विलय अशुद्धियां मतलब क्या होता है कि जल में घुली हुई अशुद्धियां होती हैं, अधिक होती है। किसमें, समुद्र का जो जल होता है, और हमारे समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है, जो कि हमें हमारे पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इनमें क्या पाई जाती है, विलय अशुद्धियां अधिक पाई जाती हैं। ये अशुद्धियां जियोलाइट आदि रसायन से दूर किया जाता है। जो जियोलाइट अशुद्धियां, जो जियोलाइट विधियां होती हैं, इनके द्वारा इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है अशुद्ध जल।
ठीक है। अशुद्ध जल क्या होता है? अशुद्ध जल हमारे लिए सबसे शुद्ध जल होता है और अशुद्ध जल को हम लोग आसवन की विधि द्वारा जल को शुद्ध करने वाले जल को हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध जल कहते हैं। मतलब जल की शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा हुई हो तो वह जल अशुद्ध जल कहलाता है। जैसे अब आसवन क्या होता है? जल में मिले अशुद्धियों को, जैसे जो जल में घुलित अशुद्धियां हैं उनका आसवन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जल को उबालना चाहिए। जब वह जल को उबालकर जल वाष्प बनाना और वाष्प का संघनन का शुद्ध जल प्राप्त करना क्या कहलाता है? आसवन कहलाता है। जैसे कि जल में घुलित विलय अशुद्धियों को आसवन विधि द्वारा शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जल को उबालकर जल वाष्प बनाना और वाष्प का संघनन कर शुद्ध करना ही आसवन कहलाता है। तो आसवन समझ में आया आप लोगों को? जल को उबालकर जल वाष्प बनाना और वाष्प का संघनन के माध्यम से शुद्ध जल प्राप्त करना ही आसवन कहलाता है। और आसवन विधि से प्राप्त किए गए जल को हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध जल कहते हैं। अशुद्ध जल होता है वह हमारे लिए अधिक शुद्ध जल होता है। ठीक है, अशुद्ध जल हमारे लिए अधिक शुद्ध जल होता है। इससे कोई कीटाणु या अशुद्धियां नहीं होती है। जो यह अशुद्ध जल होता है इसमें ना तो कोई कीटाणु होती है और ना ही कोई अशुद्धियां होता है। यही कारण है कि जो दवाइयां इंजेक्शन होते हैं कीटाणुनाशक आदि में अशुद्ध जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो इंजेक्शन होते हैं कीटाणुनाशक दवाइयां जो होती हैं इनको बनाने में अशुद्ध जल का प्रयोग किया जाता है। तो आज आप लोगों ने जल का शुद्धिकरण नगर के लिए या शहरों के लिए जल का शुद्धिकरण अशुद्ध जल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसी तरह से यह चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।